चैप्टर नंबर 5 हमारे पास एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेटा हमारा चैप्टर नंबर 5 है। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली ये जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच से है। अच्छा, केमिस्ट्री की ब्रांच कौन सी? केमिस्ट्री की ब्रांच है थर्मोकेमिस्ट्री। ये चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री से है। और थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री branch of chemistry which deals with the chemical reactions occur due to heat, energy, either absorb or emit। तो बेटा थर्मोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हो। और कौन से केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हो बेटा? उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हो जो कि हीट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। देर आर लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारे तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं बेटा। और हर केमिकल रिएक्शन के होने की वजूहात कुछ अलग होती हैं, ठीक है। अब वो रिएक्शंस जो होल सो होल हीट पे डिपेंड करते हो, यानी आप उन रिएक्शंस को करवाएं तो आपको हीट देनी पड़ जाए, या अगर वो रिएक्शन खुद से भी हो तो आपको हीट एनर्जी मिल जाए, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। और ऐसे रिएक्शंस के बारे में जो भी तरह की स्टडी होती है उसको हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। होप सो आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो, इसमें कोई सवाल या कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, अब इससे रिलेट करती है एक और चीज, थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स जो है ना वो मेरे ख्याल से बेसिकली वैसे तो फिजिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसकी, यानी कि इसको आप ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हम इसको फिलहाल केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो हम इसे केमिस्ट्री भी कंसिडर करेंगे। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री की ब्रांच दैट डील्स विद द transformation of heat energy। क्योंकि डील करेगा हीट एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। मतलब क्या है, देखो मैकेनिकल एनर्जी क्या है बेसिकली, इसको समझना। देखो बेटा, जब कोई चीज मूव करती है ना, कोई भी बॉडी हो,
चाहे वो कोई मशीन पार्ट हो, कोई लिविंग बॉडी हो, कोई नॉन लिविंग बॉडी हो। तो मूवमेंट जो होती है किसी भी बॉडी की, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब एक सर्टेन टाइप है एनर्जी की जिसकी वजह से कोई भी चीज मूव करती है, एंड दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, अभी हो सकता है किसी के जहन में कंफ्यूजन आए कि सर अभी तक आप हमें ये बोलते हुए चलते थे कि कोई भी मूवमेंट होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। अब आज आप एक नई बात, एक नया लफ्ज सामने ले आए कि कोई भी मूवमेंट मैकेनिकल एनर्जी की वजह से होती है। तो आप पहले फिक्स तो करें कि भाई किसकी वजह से होती है। तो बेटा इसका जवाब मैं आपको ये दूंगा कि काइनेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी आर सेम, या ये कह लो कि ये दोनों अल्फाज जो है ना वो एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। दी बोथ ऑफ दीज एनर्जीज आर सेम। ठीक है, ये दोनों लफ्ज एक दूसरे के सिनोनियम्स कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की या केमिस्ट्री की जिसमें हीट एनर्जी की वजह से मूवमेंट हो। अच्छा, आपको थोड़ा सा अगर मैं फ्लैशबैक याद दिलाऊं, चैप्टर 2 में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ा रहा था आप लोगों को। वहां पर हमने बात करी थी बारहा कि जब भी हम किसी भी गैस को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह क्या होती है? वॉल्यूम बढ़ने की वजह ये होती है कि मॉलिक्यूल्स का जो इफेक्टिव कोल्यूजन होता है विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर वो बढ़ जाता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती है। तो वहां पर क्या हो रहा था कि हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी? मैकेनिकल एनर्जी में। सही है बेटा? तो ये चीज आप ऑलरेडी एक मर्तबा देख और समझ चुके हो। अब बस नए लफ्ज में नई टर्म के साथ आपके सामने है ये बात। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है थर्मो थर्मोकेमिकल रिएक्शन। अच्छा, थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन that occur by the change in energy followed by the change in material are known as thermochemical reaction. Are known as thermochemical reaction. अच्छा, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की अब डेफिनेशन आपके सामने है। अच्छा, इसको आसान लफ्जों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उन रिएक्शंस की बात हो रही है बेटा जो टोटली हीट डिपेंडेंट होते हैं। थर्मो मींस हीट है ना, थर्म का मतलब होता है हीट। वो रिएक्शंस जो हीट पर डिपेंडेंट होते हैं या हीट की वजह से होते हैं, अब उन रिएक्शंस को हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कह सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने लफ्जों को थोड़ा सा बदला है आपके सामने ना। अच्छा, ये जो लफ्ज बदले हैं इसको बेसिकली आपका समझने के लिए देखो मैंने क्या लिखा था, केमिकल रिएक्शन दैट अकर बाय द चेंज इन एनर्जी। अब यहां पर मैं जब चेंज इन एनर्जी की बात कर रहा हूं तो मैं किस एनर्जी की बात कर रहा हूँ? एनी आइडिया और एनी गेसेस? हीट एनर्जी। ऑब्वियसली मैं यस। यहाँ पर बात कर रहा हूँ बेटा हीट एनर्जी की, ठीक है ना। अच्छा, फॉलोड बाय द चेंज इन मटेरियल। मटेरियल में चेंज आएगा, यानी कि जिनका रिएक्शन हो रहा है उनमें चेंज तो आएगा। ऑब्वियसली जब कंपाउंड बनता है तो कोई तीसरा नया सब्सटेंस ही बनता है ना, हम यही तो पढ़ते हुए आए कि भाई जब भी दो या दो से ज्यादा चीजें मिले और नतीजे में कोई तीसरा सब्सटेंस बन जाए, कोई नई चीज बन जाए, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो चेंज इन मटेरियल होगा तभी तो कोई नई चीज बनेगी ना। अगर मटेरियल में ही चेंज नहीं आ रहा तो कैसे नई चीज बन सकती है? तो अल्फाज का हेर फेर है, ठीक है, बात वही है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब थर्मोकेमिकल रिएक्शन हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स।
थर्मोकेमिकल रिएक्शन जो है वो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं. नंबर वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो अब मैं बारी बारी ना इन दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा. पहले एक को एक्सप्लेन करूंगा फिर दूसरा. एंडोथर्मिक रिएक्शन. जी बेटा, कोई मुझे बता सकता है, क्योंकि पहले पढ़ा होगा, क्या होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी अब्सॉर्ब करके तीसरा प्रोडक्ट बनता है. वेरी गुड. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है भाई? दैट केमिकल रिएक्शन the chemical reaction which occurs by absorption of heat energy are known as endothermic reaction. तो बेटा वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें, जैसा कि अभी सहार ने बताया, कि उनको करवाने के लिए आपको हीट देनी पड़े सामने से, ठीक है, उन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस. अच्छा, इसमें यहां पर एक बात याद रखिएगा, द वैल्यू ऑफ हीट एब्जॉर्ब the value of heat absorbed is taken as positive तो कोई भी ऐसा रिएक्शन बेटा जो हीट एब्जॉर्ब करके होता हो, यानी कि उस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें सामने से हीट देनी पड़े, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. और उसमें डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है, अच्छा, डेल्टा एच इज अ सिंबल ऑफ इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी. इंथैल्पी अभी आगे चलकर आएगा तो बताऊंगा. चेंज इन इंथैल्पी. और इंथैल्पी आप ऐसे समझ सकते हैं, इंथैल्पी का मतलब होता है हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, कि किसी चीज के अंदर कितनी हीट है. तो डेल्टा एच का मतलब कितनी हीट चेंज हो रही है. तो डेल्टा एच जो होता है, यानी कि जो एनर्जी आप बाहर से प्रोवाइड करते हो केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, तो उस एनर्जी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं. और उस एनर्जी को हमेशा उसकी वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाता है. इज दैट क्लियर? यस यस सर. सर. तो अब ये हमारे पास इसकी वैल्यू के हवाले से बात हो गई. अच्छा, अब इसकी कुछ रिप्रेजेंटेशन मैं समझाता हूँ. देखो, ऐसे रिएक्शंस को हम दो तरह से लिखते हैं. इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरीके से हो सकती है? मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ, रिप्रेजेंटेशन. यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर कोई हो रहा है तो आपके पास वो अमूमी तौर पर किस तरीके से लिखा हुआ आएगा, या आपको कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? तो रिप्रेजेंटेशन करने के दो तरीके होते हैं. जो भी रिएक्टेंट है आपने वो रिएक्टेंट लिखा, और रिएक्टेंट के साथ आपने यहाँ पर लिख दिया प्लस हीट और फिर प्रोडक्ट. तो इस तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखा होता है. या फिर एक तरीका क्या होता है कि रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट से हमेशा बनता है प्रोडक्ट, और यहां पर आप आखिर में इस तरीके से डेल्टा एच की वैल्यू लिख लेते हैं. जो भी वैल्यू आ रही है रिएक्शन में उसे आप ऐसे पॉजिटिव लिखेंगे, हमेशा याद रखना, नेगेटिव नहीं होगी, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन इंडिकेट करता है. ठीक है. अब यहाँ पर ये चीज आप लोग मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे. ये बात समझ में आ गई है? यस सर. इसमें कोई सवाल या कंफ्यूजन अगर किसी को है तो आप पूछ सकते हैं अभी तक. सर
सर पता नहीं क्यों आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो ये रिप्रेजेंटेशन में जो आपने लिखा है ना रिएक्टेंट वगैरह, ये प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे आप? देखो मैंने इतना कहा है कि रिएक्टेंट, जब हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन में दो साइड्स होती है ना, एक रिएक्टेंट साइड होती है और एक प्रोडक्ट साइड होती है, ऐसा ही है। यस सर। एक रिएक्टेंट साइड होती है और एक प्रोडक्ट साइड होती है ना। तो रिएक्टेंट, अब चूंकि इनमें एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, तो रिएक्टेंट के साथ आप इस तरीके से मतलब इक्वेशन लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि रिएक्टेंट और प्लस हीट लिख दोगे तो भी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन माना जाएगा। या आप ऐसे नहीं लिखना चाह रहे, आपने रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट लिख दिया, आखिर में डेल्टा एच इज इक्वल टू, और जो भी हीट एनर्जी आपने प्रोवाइड की है वो वैल्यू लेकिन पॉजिटिव में लिख दो, तो भी पता चल जाता है कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मैं ये कह रहा हूँ। जी सर, ओके, थैंक यू। अच्छा, अब इसकी अगर हम कोई एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर इसकी एग्जाम्पल्स को समझ लें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में मुझे वैल्यूज याद नहीं है लेकिन रिएक्शन मुझे याद है, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब मुझे ये तो नहीं याद कि ये इसकी हीट की वैल्यू कितनी है, तो मैं इसको यहाँ पर सिर्फ इतना इंडिकेट कर दूंगा कि डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है, तो तब भी वो प्लस बता देगा। 22.0। प्लस 22.0। के कैल्स, आई गेस वो कैलोरीज है, हाँ, पता नहीं क्या है। किलो कैलोरीज पर मोल, जो वैल्यू याद नहीं थी। और अगर हमारे पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रिएक्शन भी जो है वो ये इसको डिकम्पोज करने का जो रिएक्शन होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, वो भी हमारे पास यही होता है। अब इसकी भी डेल्टा एच की वैल्यू मुझे याद नहीं है, कुछ पता है वैल्यू इसकी? सर नहीं, ये नहीं लिखा हुआ। चलो बस, तो फिर इसको पॉजिटिव लिखकर छोड़ देते हैं। वैल्यू नहीं भी पता तो हम्म, हमें फिलहाल तो सिर्फ इतना ही बताना है ना कि रिएक्टेंट जो है वो, रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। तो वो तो पॉजिटिव लिखा हुआ है तो उससे भी समझ में आ रहा है, प्लस में वैल्यू दी हुई है उससे भी समझ में आ रहा है। और अगर हम दूसरी वाली रिप्रेजेंटेशन करें, हाँ, तो उसके लिए उसमें आपको, हमें आप आखिर में वैल्यू तो कितना नहीं लिख, चाहिए होती ना? नहीं उसमें वैल्यू नहीं देते, बस उसमें प्लस हीट लिख देते हैं। सही, सही। अच्छा सर, ये यहाँ कोचिंग के जो वो है नोट्स जो है केमिस्ट्री के, उसमें दे दूं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे पास, वो सर थोड़ा सा ऊपर करेगा। 1 मिनट देना बेटा। ओके। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस रिएक्शन के को मज़ीद बेहतर अंदाज में थोड़ा, तो कोशिश कीजिएगा, अगर बात समझ में आ जाए, नहीं आए तो बताइएगा, फिर आपको दोबारा समझाएंगे। एनर्जी, एनर्जी हमने वाई एक्सिस पर ले ली है, ठीक है। और रिएक्टेंट जो है यहाँ पे इस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, इस डायरेक्शन में यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, सही है, मतलब रिएक्शन आगे बढ़ रहा है बेसिकली। ठीक है। होता क्या है कि इसमें जब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के ग्राफ की बात करते हैं तो इसमें जो रिएक्टेंट होता है, मरियम, इसमें जो रिएक्टेंट होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल मेरे पास रिएक्टेंट है अभी इस एनर्जी का, ये एक लेवल है एनर्जी का रिएक्टेंट के, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट है जीरो, अभी रिएक्शन जीरो भी है, एनर्जी भी जीरो है। अब जब हमने रिएक्टेंट लिया तो रिएक्टेंट की इनिशियल कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि रिएक्टेंट की कोई एनर्जी ही ना हो, कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी ना, तो मैंने रिएक्टेंट को यहाँ पे रख दिया। फॉर एग्जाम्पल ये एनर्जी है 10, ठीक है। अब मान लो प्रोडक्ट की एनर्जी है, यहाँ पर इस स्टेज पर है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की एनर्जी है फॉर एग्जाम्पल 100। तो
अब मुझे अगर बताइए कि रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में जाना है बाय बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, कैसे जाओगे? उसकी एनर्जी बढ़ाएंगे, हीट हीट एनर्जी, ताकि ऊपर पहुंच जाए। उसकी एनर्जी आप इंक्रीज करोगे कि वो यहाँ से इस स्टेज तक जाए, ठीक है। अभी उसकी एनर्जी फॉर एग्जांपल, अभी उसकी एनर्जी है 10, तो आप रिएक्टेंट की एनर्जी को इंक्रीज करोगे, 100 पर लेकर जाओगे। अच्छा, जैसे ही आप जैसे जैसे आप रिएक्टेंट की स्पीड को बढ़ाते चले जाओगे, वैसे वैसे रिएक्शन प्रोसीड होने लगेगा, आगे की तरफ आने लगेगा रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की यस तरफ सर। तो जाने लगोगे ना। अच्छा, यस अब सर। देखो डेल्टा एच क्या होता है बेसिकली, प्रोडक्ट की जो एनर्जी है और रिएक्टेंट की जो एनर्जी है, इन दोनों के दरमियान का जो ये चेंज होता है ना, इस चेंज को हम कहते हैं डेल्टा एच। ये चेंज रिएक्टेंट की इन हीट एनर्जी है एनर्जी। जी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है H1, ठीक है, और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है H2। अब अगर मैं आपसे कहूं कि H2 माइनस H1 निकालो, तो आपके पास क्या होगा? H2 100 है और H1 10 है, तो डेल्टा एच आपके पास क्या आ जाएगा? 90। और 90 की ही एनर्जी तो आपने दी होगी ना, क्योंकि 10 पर तो ऑलरेडी रिएक्टेंट था, आप मजीद इसको 90 प्रोवाइड करोगे तभी तो ये 100 पे जंप करेगा। क्या ख्याल है? यस सर। तो इसे कह रहे हैं हम यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, अक्सर हमारे पास कभी कभार रीजन आ जाता है कि वाई वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक एंड नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक। तो उस रीजन का जवाब यहाँ दे रहा हूँ। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए द इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी इज greater than that of reactant, is greater than that of reactants. That is why delta H is positive। भाई रीजन क्या है? रीजन ये है कि प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की कम होती है, तो जो चेंज आना होता है हीट का वो पॉजिटिव साइड पर आना होता है, यानी कि इस रिएक्टेंट को एनर्जी मजीद हासिल करनी होती है फॉर दिस सॉर्ट ऑफ चेंज। क्लियर? सर एंथैल्पी मतलब? यस सर। बेटा एंथैल्पी का मतलब होता है हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। मैं मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मुझे आपको पहले एंथैल्पी समझाना चाहिए था और फिर मैं इस पर आता, लेकिन मैं सर पहले ये एंथैल्पी और चेंज इन हीट में क्या फर्क है? मतलब हम चेंज ऑफ हीट की जगह एंथैल्पी कह रहे हैं। हाँ, एक ही बात है असल में बेटा। ये एंथैल्पी जो है ना वो हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम कहलाता है। मुझे अगर एक्सोथर्मिक कंप्लीट करने दो तो फिर हम थोड़ी बहुत बातचीत जो है वो एंथैल्पी पे भी कर लेते हैं। मुझसे गलती हुई सही है है। थोड़ी सी कि मैं आपको पहले वो बताता, लेकिन वो तो सब रह गया, तो ठीक है। तो एंडोथर्मिक के बाद हमारे पास जो दूसरी रिएक्शन की टाइप है वो क्या है? वो है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? वो रिएक्शन जिसमें केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट में हीट निकलती है। हीट आपको मिल रही हो बेसिकली। जी। एंडोथर्मिक में आप देते हैं और एक्सोथर्मिक में आपको मिलती है रिएक्शन होने पर। केमिकल रिएक्शंस दैट अकर विद द
the evolution of heat energy are called ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। अच्छा, अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करो तो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या है कि रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट साइड पर अगर प्लस हीट लिखा हुआ है, वहां पर रिएक्टेंट साइड पर लिखा हुआ था, यानी कि आपको देनी है और प्रोडक्ट आपको हमेशा मिलती है, और अगर कोई भी चीज़ प्रोडक्ट साइड पर लिखी है तो इसका मतलब वो आपको मिल रही है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। या एक तरीका और क्या हो सकता है कि आप नहीं लिखें रिएक्शन के दौरान, आप रिएक्टेंट एरो प्रोडक्ट लिख दें, और आखिर में अगर आपको वैल्यू पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वैल्यू नहीं पता तो आप सिर्फ डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव भी लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है, क्लियर है भाई? कोई सवाल अभी तक? अच्छा, अगर इसकी नो कुछ सर। एग्जांपल्स की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन जब जलता है तो कार्बन, कोई भी जितने भी कंबस्टन रिएक्शंस होते हैं वो सारे इसकी एग्जांपल में आते हैं। किसी भी चीज़ के जलने का अमल हमेशा याद रखना एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ जलती है ना बेटा, तो हीट एनर्जी आपको मिलती है। जैसे आप जिस कमरे में बैठे, अगर उस कमरे में आपने लकड़ियों पर रखकर आग लगा दी, ठीक है, आग लगा दी, तो वो कमरा गर्म हो जाएगा, क्योंकि उस रिएक्शन के होने में आप हीट बाहर निकल रही है और हीट आपको मिल रही है, दैट इज वाई। अच्छा, इसके अलावा एक खास एग्जांपल यहाँ पर मैं और दे रहा हूँ, वो भी याद रखिएगा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसमें सर एक एसिड एक बेस से, जी बेटा। सर हमने कहा कि हम लोग फिर हीट दे भी तो रहे होंगे ना, नहीं, किसने? अगर आग लगा दी हमने उन लकड़ियों में। नहीं तो हमने हीट कहाँ दी? आग में हीट नहीं होती? आग से हमें मिलती है ना बेटा, अच्छा अच्छा, सही। आग से तो हमें हीट मिल रही होती है, हम उसे हीट थोड़ी दे रहे होते हैं। ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये एक स्पेशल रिएक्शन है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, और ये एसिड और बेस के दरमियान होता है। ये भी जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये पूछा हुआ है माजी में, इसलिए मैंने सोचा कि ये भी यहाँ पर हम लिख दें। मतलब ऐसा सवाल आया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ, अब वो किस का टाइप है, वहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन जो था वो एक्सोथर्मिक था, क्योंकि वहाँ पर कोई और करेक्ट ऑप्शन था नहीं हमारे पास इलावा जी एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी जो फिनोमिना है वो सेम रखते हैं हम। वाई एक्सिस पर हमने ले ली एनर्जी, और इस डायरेक्शन में मान लीजिए रिएक्शन हमारा प्रोसीड हो रहा है। तो अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं ना, वो शुरुआत में ही बड़ी हाई एनर्जी पर होते हैं। ठीक है, वो शुरुआत में ही हाई एनर्जी पे, मान लेंगे 100 पर, और इसका जो प्रोडक्ट होता है वो लो एनर्जी पर होता है। मान लीजिए ये प्रोडक्ट है। अब क्या सिलसिला है कि आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आने के लिए अपने अंदर से एनर्जी को खर्च करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एनर्जी को खर्च नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर आ नहीं सकते। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब यस ये सर। वाली जो वैल्यू है, मान लीजिए ये 10 पर है। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम थोड़ी सी निशानदही कर लें, अब अगर हम यहाँ पर देखें
तो क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारी जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये हमारे पास H1 है और ये हमारे पास H2 है। अब अगर आप खुद भी निकाल के देखो, डेल्टा एच क्या होता है, H2 माइनस H1। H2 क्या है मेरे पास, 10 माइनस और 100, आंसर क्या आएगा, -90। डेल्टा एच क्या आ रहा है, -90। क्योंकि यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है, दैट इज वाई ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो नेगेटिव डेल्टा एच रखता है। ये बात समझ में आ गई बेटा? यस यस सर। सर। थोड़ा ऊपर करेगा। क्लियर? सर ओके अच्छा, अब मैं यहाँ पर वो रीजन लिख दूं जैसा वहां लिखा था, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक reaction the enthalpy of reactants की enthalpy जो है वो greater होती है than that of products के मुकाबले में रिएक्टेंट की जो इंथैल्पी होती है बेटा वो कम होती है। दैट इज वाई डेल्टा एच इज नेगेटिव। ये वजह है कि डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होता है। बेटा ये जो मैंने जुमला लिखा, क्या इस जुमले में किसी को कोई परेशानी है? यही बात मैंने जो अभी यहाँ समझाई है, इसको मैंने लफ्जों में लिखा है। नो नो सर। सर, सब ठीक है, समझ में आ गया। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी का लेक्चर फिलहाल हमारा ये है। अच्छा ठीक है भाई। ओके सर। अच्छा जी बेटा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद हम अगली चीज देख लेते हैं। अब सीरीज में मैं कुछ डेफिनेशंस लेकर चलूंगा ना, तो 2 हो गई है हमारे पास, मैं 3 की बात कर लेता हूँ। यहीं से हम कंटिन्यूटी में चलते रहेंगे। और ये है हमारे पास अब इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या है, टोटल हीट कंटेंट। अच्छा मैं इसको हीट पर फिक्स नहीं करता, मैं इसको थोड़ा सा जनरल रखता हूँ। टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सिस्टम is called enthalpy। जो भी एनर्जी कंटेंट होता है ना बेटा किसी भी सिस्टम का, उसे हम कहते हैं इंथैल्पी। अब किसी भी बॉडी के अंदर 2 तरह की एनर्जीज होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। क्या किसी भी, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या किसी बॉडी की एनर्जी जीरो हो सकती है? हीट एनर्जी जीरो हो सकती है किसी भी बॉडी की, दुनिया की कोई सी भी बॉडी? नहीं। क्यों नहीं हो नो सकती? सर। नहीं सर। बर्फ की भी नहीं होगी? उसमें भी तो बर्फ की तो होगी जीरो। सर बर्फ की तो माइनस में होगी शायद। माइनस में मतलब? मैं वही तो कह रहा हूँ कि क्या किसी भी बॉडी की, जब किसी भी बॉडी की बात कर रहे हैं तो फिर तो वो कोई भी बॉडी हो सकती है ना। तो क्या हीट जीरो हो सकती है या नहीं? नो सर। नो सर। सर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यस सर। क्योंकि जीरो से ज्यादा होती है और जीरो से कम, जीरो नहीं होगी।
बहुत सिंपल रीजन है इसका। सहार, यस सर। बेटा क्या पढ़ रही हो? हाँ देखो, नहीं सर, वो बहन पढ़ी थी, वो इसकी आवाज आ रही थी। ओके, अच्छा देखो, इसका बहुत एक सिंपल सा रीजन है। पहली बात तो ये कि भाई किसी भी बॉडी की हीट एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, चाहे वो बर्फ ही क्यों ना हो। किसी भी बॉडी की हीट एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, कम ज्यादा जरूर हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती। और जीरो ना होने की एक बहुत सिंपल सी वजह है। देखो, चाहे इस दुनिया का कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, मेरे एक सवाल का जवाब दो, ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो, ठीक है, जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, चाहे सॉलिड हो कोई, या लिक्विड हो कोई, या कोई गैस हो, पार्टिकल्स तो तीनों के मूव करना चाहते हैं ना, सॉलिड के भी, लिक्विड के भी, गैस के भी, ऐसा ही है ना। यस सर। जब यस सर। पार्टिकल्स जी तीनों सर। मूव करना चाहते हैं, तो मूव करने के लिए उनके अंदर एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी जो है वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होती है ना बेटा। हमने आपको चैप्टर 2 में एक रीजन पढ़ाया था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और टेम्परेचर इंडिकेट्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस which is represented by heat which is due to heat। तो यानी कि किसी बॉडी में अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो उसकी हीट एनर्जी ज्यादा होगी, किसी बॉडी में अगर हीट एनर्जी कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हीट एनर्जी किसी भी बॉडी की जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की जीरो नहीं होती बेटा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की जीरो नहीं होती, हीट एनर्जी तो जीरो हो सकती, जीरो नहीं हो सकती इस वजह से, क्योंकि भाई मूवमेंट तो, अब एक मेरे पास बर्फ का ही टुकड़ा है मिसाल के तौर पर, उस बर्फ के टुकड़े में पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मूवमेंट तो करना चाहते हैं, वो अलग बात है, सॉलिड की वजह से मूव कर नहीं पाते, लेकिन इनके अंदर वाइब्रेटरी मोशन तो होता है ना। अब ये वाइब्रेटरी मोशन करने के लिए भी इनको जरूरत तो होगी ना काइनेटिक एनर्जी की। जब काइनेटिक एनर्जी बॉडी में है तो हीट एनर्जी जीरो कैसे हो सकती है? ये वजह है कि किसी भी बॉडी की हीट एनर्जी जीरो नहीं होती। इज दैट क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। तो किसी भी बॉडी के अंदर जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल हैं, उन तमाम एटम्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जीज का आप सम कर लें। किसी भी बॉडी के अंदर जितने भी एटम्स हैं, उन काइनेटिक एनर्जीज, उन एटम या मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जीज के सम कर लें, और फिर उन दोनों का टोटल सम कर लें, तो आपको उस बॉडी की टोटल एनर्जी पता चलेगी। और ये जो टोटल एनर्जी होगी, दैट एनर्जी कैन बी काइनेटिक एनर्जी एंड दैट एनर्जी कैन बी हीट एनर्जी। तो इंथैल्पी जो है ना, वो एक तरह से हीट एनर्जी ही होती है किसी भी बॉडी की, लेकिन हम उसे डायरेक्टली हीट एनर्जी नहीं कहते, हम उसे काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी कहते हैं। एंड दैट टोटल एनर्जी इज अल्टीमेटली इज हीट एनर्जी। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। जी सर। यस सर। सर जी, सर ये मैंने 9 की बुक निकाल के रखी है, तो उसमें जो उसकी डेफिनेशन है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन की, वो ये है, द एनर्जी गिवन आउट और ऑब्जर्व एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। सर ये कांस्टेंट प्रेशर से क्या मुराद है? बेटा कांस्टेंट प्रेशर से मुराद, पहली बात तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन का मतलब है एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। रिएक्शन मतलब हीट दे रहे हो या निकाल रहे हो, वही है ना। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये है कि रिएक्शन के दौरान प्रेशर चेंज ना हुआ हो। अभी इसी चैप्टर में आगे चल के हमारे पास टॉपिक आएंगे जिसमें हम आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेसेस को देखेंगे, तो वहां ये चीज आपको जरा बेहतर अंदाज में क्लियर हो जाएगी। और प्रेशर क्यों चेंज नहीं करेंगे ये भी वजह समझ में आ जाएगी, क्योंकि प्रेशर चेंज करने से क्या होगा वो भी समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा अगर टाइम दे दो तो शायद इस सवाल का ओके जवाब, सर, सही लेकिन है। इस सवाल को याद रखना, अभी जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद का जो टॉपिक्स है ना, उसमें तुम्हें शायद इन सवालों के जवाब मिल जाए, तो जरा याद रखना इन सवालों, ठीक है। ओके सर। अच्छा, इंथैल्पी को हम H से डिनोट करते हैं,
अब यहां पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं, और वो पॉइंट क्या है? एंथैल्पी ऑफ एनी बॉडी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड या और मेजर। कैलकुलेट तो शायद फिर भी थियोरेटिकली कर जाए, मेजर लिख लेता हूं, वो ज्यादा बेहतर है। कैन नॉट बी मेजर्ड but change in enthalpy can be measured। अब ये बात बड़ी पेचीदा है कि सर किसी बॉडी की आप इंथैल्पी मालूम नहीं कर सकते, तो चेंज इन एंथैल्पी कैसे मालूम करेंगे? फॉर एग्जांपल, ये एक बॉडी है, इसके अंदर हीट एनर्जी थी 100 जूल्स, इसकी हीट एनर्जी थी 100 जूल्स, और इसको मैंने किसी तरह से इसकी हीट एनर्जी बढ़ा के 100 से 150 जूल्स कर दी। अब चेंज कितने का आया है? चेंज आया है 50 जूल्स का। मैं कह रहा हूं ना मैं ये बता सकता हूं, पता कर सकता हूं, ना ये मैं पता कर सकता हूं, बट मैं इसको पता कर सकता हूं। तो ये तो सर बड़ा कंफ्यूजिंग है कि ये दो वैल्यूज पता होंगी तो मैं सर 150 में से 100 माइनस कर लूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। बट अगर मुझे यही दोनों वैल्यूज नहीं पता तो मैं माइनस क्या करूंगा? कुछ भी नहीं। ऑब्जेक्शन राइट है? यस सर। जी यस सर। सर। अब मेरी बात को समझो। इंथैल्पी रिलेट्स टू हीट एनर्जी किसी भी बॉडी की, ओके? तो हीट एनर्जी किसी, इसका मतलब ये हुआ कि हीट एनर्जी किसी बॉडी की कैलकुलेट नहीं हो सकती। एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास, कैलोरीमीटर, और ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है टू मेजर हीट एनर्जी। ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है हीट एनर्जी को मेजर करने के लिए। अब आप बोलो सर इंस्ट्रूमेंट है, सब कुछ है, तो इंथैल्पी मेजर क्यों नहीं हो रही? इस इंस्ट्रूमेंट की यस खराबी सर। है बेटा, ये सिर्फ उसी हीट को मेजर कर सकता है जो सिस्टम में से बाहर आ जाए। ये सिर्फ उसी हीट को मेजर कर सकता है जो सिस्टम के अंदर हीट है, उसे मेजर नहीं कर सकता। यानी यानी किसी बॉडी के अंदर जो हीट है उसको मेजर नहीं करेगा। बिल्कुल, उसको मेजर नहीं कर सकता ये। भाई ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक की फॉर इंस्टेंस, मैं ये मालूम नहीं कर सकता, लेकिन सपोज करने के लिए बता रहा हूं, इसकी एनर्जी 100 जूल है। अब मैं इसे बाहर से कहीं से 50 जूल्स की एनर्जी देता हूं, अब एनर्जी हो गई 150 जूल। ये एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। क्यों? भाई इसको मैं बाहर से दे रहा हूं, अब मिसाल के तौर पे मैं एक हीटर में से इसको दे रहा हूं इस एनर्जी को, तो जब तक ये एनर्जी हीटर के अंदर है तब तक कैलकुलेट नहीं होगी, लेकिन इस एनर्जी को हीटर से बाहर आना जरूरी है ताकि वो इस ब्लॉक में जा सके। तो जैसे ही एनर्जी हीटर से बाहर आएगी, कैलोरीमीटर कैलकुलेट कर लेगा कि भाई 50 जूल्स की एनर्जी है। अब ये इसके अंदर चली गई, अब इसकी एनर्जी कुछ 100 से टाइम बढ़कर बाद फिर 150 हो गई। ये दोनों मालूम नहीं हो सकते। अब अगर मैं इस ब्लॉक को ठंडा करता हूं, अभी 150 जूल पे एनर्जी है, मान लो इसने 50 जूल अपने अंदर से निकाली, तो ये 50 जूल अगेन कैलकुलेट हो जाएगी। नहीं होगी कैलकुलेट तो वो ये अंदर वाली एनर्जी कैलकुलेट नहीं होगी, कैलोरीमीटर इससे कैलकुलेट कर लेगा। जो एनर्जी सिस्टम से बाहर आ जाती है सिर्फ कैलकुलेट वही हो सकती है। कैलोरीमीटर की ये खराबी है। और अंदर की एनर्जी क्यों मालूम नहीं हो सकती, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर बेटा अरबों खरबों की तादाद में एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं। अरबों खरबों की तादाद में एटम्स या मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जीज को मालूम करना, पोटेंशियल एनर्जीज को मालूम करना तकरीबन नामुमकिन है। और फिर उन दोनों को प्लस करके टोटल एनर्जी निकालना भी ऑब्वियस सी बात है। जब ये नामुमकिन है तो फाइनल आंसर तो ऑब्वियसली नामुमकिन ही होगा ना। रीजन समझ में आ गया बेटा? जी सर। यस सर। जी सर। ओके। तो सर इसके लिए हम लोग ने फॉर्मूला वगैरह ड्राइव किया है या नहीं? एंथैल्पी के लिए या चेंज इन एंथैल्पी के लिए? आई जब हमारे पास एंथैल्पी पता नहीं चली, वो चेंज इन एंथैल्पी कैसे पता चलेगी? बेटा कुछ और तरीके हैं जो अभी आगे आएंगे, जो सिस्टम के है ना, वो मैंने अभी बताया था, जिसमें तुम्हारा एंथैल्पी का एक अच्छा अच्छा। क्वेश्चन भी था। वो भी आगे आएंगे, जिससे हम किसी हद तक कुछ ना कुछ डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं।
बट एग्जैक्ट सॉल्यूशन तक पहुंचना अभी भी हमारे लिए मुश्किल है। अच्छा, अब मैं छोटी छोटी सी कुछ टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल मतलब डेफिनेशंस वगैरह आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज अगर आपको पता होंगी तो बेहतर रहेगा। एनी रियल और इमेजिनरी पोर्शन which is under scientific consideration, कोई भी ऐसा सिस्टम जो अभी फिल वक्त आपकी कंसिडरेशन में है, which is under scientific consideration, कोई भी ऐसा सिस्टम जो आपकी कंसिडरेशन में है, जिसपे आप रिसर्च कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसे सिस्टम कहोगे। क्लियर? इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, बहुत सिंपल सी बात है। यस सर। अच्छा, अब बात करते हैं सराउंडिंग की। सराउंडिंग क्या होता है? इन्वायरमेंट आउटसाइड द सिस्टम। जो पोर्शन आपके साइंटिफिक कंसिडरेशन में है, उसके अलावा जो बाहर का एरिया है वो आपका सराउंडिंग कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक सिलेंडर है, उसमें गैस भरी हुई है और उस सिलेंडर पे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो सिलेंडर के अंदर जो गैस है, वो सिलेंडर जो है वो हमारा सिस्टम है। अब सिलेंडर किसी ना किसी कमरे में रखा हुआ होगा, तो कमरे मतलब उस कमरे का बाकी जितना भी हिस्सा है वो सारा उस सिलेंडर के हिसाब से सराउंडिंग है। इज दैट क्लियर? यस सर। जी सर। अच्छा, अब सराउंडिंग के बाद हमारे पास है स्टेट। स्टेट क्या है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सच एज, अच्छा कौन सी प्रॉपर्टीज? सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सिस्टम की, ऑफ द सिस्टम at any particular instant is called state। तो स्टेट क्या है? बेसिकली स्टेट किसी भी सिस्टम की कंडीशन है। किस चीज की कंडीशन? जैसे उसकी प्रेशर है, उसकी प्रॉपर्टी, उसका टेम्परेचर है, उसका वॉल्यूम है, उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। यानी कि बेसिकली जो पोर्शन या जो भी हिस्सा आपकी साइंटिफिक कंसिडरेशन में आया हुआ है, उस साइंटिफिक कंसिडरेशन का जो वो हिस्सा है, उसकी बात यहाँ पर है कि वो स्टेट है। इज दैट क्लियर? मतलब उसके बारे में जो भी आप बातचीत करेंगे, क्योंकि देखो जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करने जाओगे, तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, जो जो आपके पास रिलेटेबल है। अब किसी एक्सपेरिमेंट में फॉर एग्जांपल आपको प्रेशर की जरूरत नहीं है, तो प्रेशर वहां पर कांस्टेंट करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेशर को कंसिडर ही नहीं करोगे, क्योंकि प्रेशर ऐसी चीज नहीं है जो आपकी कंसिडरेशन में आप चाहो तो करो, आप चाहो तो ना करो। मतलब आपकी चाहत पे कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। इट ऑल डिपेंड्स कि होना क्या है। प्रेशर रिलेट करेगा, हर हाल में होगा। प्रेशर कैन नॉट बी जीरो, वॉल्यूम कैन नॉट बी जीरो। इन चीजों को आप जीरो नहीं कर सकते। टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर जीरो हो सकता है, बट हीट एनर्जी कैन नॉट बी जीरो। तो ऐसी चीजें जो आप चाहकर भी अपनी कंसिडरेशन से दूर ना कर पाओ, वो किसी सिस्टम की स्टेट होती है। इज दैट राइट? इज दैट क्लियर? यस सर। सर थोड़ा यस ऊपर सर। सर से आप क्या दोबारा से बता देंगे? मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या चीज दोबारा बताऊं बेटा?
बेटा क्या चीज दोबारा बताऊं? नेट फिर चला गया, तो आगे चलूं बेटा? यस सर। जी सर, वो यस सर। डिस्कनेक्ट हो गया उनका। अच्छा चलिए अब अगली बात देखते हैं, मैक्रोस्कोपिक properties. So there are two types of normally scopic substances. One is macroscopic and other is microscopic. Simply microscopic बेटा वो चीज होती है जिनको आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हो above that size. अब माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस का जो भी साइज है उसके ऊपर जो भी चीज होगी वो मैक्रोस्कोपिक होगी. मैक्रोस्कोपिक का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा साइज. मैक्रोस्कोपिक का मतलब एक चूंटी से भी, एक चूंटी जितना साइज भी हो सकता है, क्योंकि एक चूंटी आपको आंखों से नजर आती है, ठीक है ना. तो ये चीज है. अच्छा, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती क्या है, अब जरा इनको देख लीजिए. तो दी प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम which are easily measurable in bulk rather than individual. Isolated molecule. अच्छा, अब जो मैंने डेफिनेशन लिखी, चूंकि मैक्रोस्कोपिक क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया. अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो थोड़ा सा उस एक्सप्लेनेशन से अलग है जो मैंने अभी तक आपको मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के हवाले से दी. वो मैंने साइज के हवाले से बताया था, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक के बारे में बच्चों के जहन में ना अक्सर एक गलत तासुर होता है कि मैक्रोस्कोपिक वो चीज होगी जो बहुत बड़ी साइज में होगी. इट इज नॉट नेसेसरी. जो चीज आपको आंखों से नजर आ रही है, चाहे वो एक जर्रा बराबर ही क्यों ना हो, वो मैक्रोस्कोपिक होती है, ठीक है ना. अच्छा, अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जिनको आप अगर बल्क में मेजर करें तो जरा आसान है, ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर कि आप अलग अलग एक एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं. जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक चेंबर है और उस चेंबर में मेरे पास कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं. सर जी, बल्क में मेजर करना मतलब? अंजिला आपकी आवाज बिल्कुल भी मुझे क्लियर नहीं है. आपका माइक और सर वो पूछिए बल्क, सर वो पूछिए यस बल्क में मेजर करना मतलब. बल्क में अभी समझा रहा हूँ बेटा, मैंने अभी पूरी बात समझाई नहीं. थोड़ा सा 1 मिनट वेट करें, ये बात मैं यही बात समझाने जा रहा हूँ. अच्छा, विच आर इजीली मेजरेबल इन बल्क रादर देन इंडिविजुअल. अब देखो, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक ब्लॉक है. अब अगर मैं आपसे कहूँ एक एक कंटेनर है जिसमें मान लो गैस है या एक ब्लॉक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस कंटेनर में जो गैस है आप उसके मुझे कुछ चीज़ें बता दें, कौन कौन सी चीज़ें बता दें मुझे? आप बता दें उस गैस का प्रेशर और उस गैस का टेम्परेचर, ठीक है, और उस गैस का वॉल्यूम, ये मुझे आप बता दें. अब ये 3 चीजें अगर मैं आपसे पूछता हूं फॉर एग्जांपल, तो अब आप क्या करोगे? जो एक कॉमन तरीका है कि सर थर्मोमीटर लगा के टेम्परेचर बता देंगे, बैरोमीटर लगा के प्रेशर बता देंगे, और वॉल्यूम के लिए सर जितना मतलब कंटेनर होगा हमारे पास 100 200 300 400 सेंटीमीटर क्यूब का, मीटर क्यूब का, वो आपको वॉल्यूम वैसे बता देंगे. ये आप तरीका इस्तेमाल करोगे. लेकिन मैं बोलूं कि नहीं बेटा, ये नहीं चाहिए मुझे.
मुझे एक एक मॉलिक्यूल को पकड़ो और उसका प्रेशर और उसका टेम्परेचर उसका वॉल्यूम बताओ। आप बोलोगे सर आप पागल हो गए, मतलब हम कैसे एक एक मॉलिक्यूल को पकड़कर उसका प्रेशर मतलब उसका टेम्परेचर नोट करेंगे, या कैसे एक एक मॉलिक्यूल को पकड़कर उसका वॉल्यूम निकालेंगे, या कैसे एक एक मॉलिक्यूल को पकड़कर हम उसका प्रेशर मालूम कर सकते हैं। ऐसी चीज जो हमें आंख से नजर नहीं आ सकती, इतनी छोटी है, तो हम उसको उसकी ये प्रॉपर्टीज मालूम कैसे करेंगे, मतलब डिवाइसेस को उस पर अप्लाई कैसे करेंगे सर, ये तो इम्पॉसिबल है, कतई इम्पॉसिबल है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो आप किसी एक एक एटम की मालूम करने जाए, ठीक है, और वो निकालने में आपको डिफिकल्टी हो और आप ओवरऑल पूरे सिस्टम की उस प्रॉपर्टी को मालूम कर रहे हो, उसे कहते हैं हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। और जब हम ओवरऑल पूरे सिस्टम की कोई चीज मालूम कर रहे होते हैं तो उसे कहते हैं बल्क मेजरमेंट। बल्क का मतलब होता है इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे पास दो तरह की होती हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, देयर आर Two types. two types of मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन हमारे पास क्या है, नंबर वन हमारे पास है इंटेंसिव Intensive. प्रॉपर्टी, नंबर वन हमारे पास है बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम which are independent of the amount or mass of the system। बेटा मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इसकी पहली मतलब इस टाइप को भी और इसकी अगली टाइप को भी एक साथ, ताकि समझने में आप लोगों को थोड़ी सी आसानी रहेगी दोनों को, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ लेकिन एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक्सप्लेन एक साथ ही करूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अच्छा जी बेटा, तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की दो टाइप्स हैं, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी बेटा जो सिस्टम के इंडिपेंडेंट हो, सिस्टम मतलब उस जो मास के लिए हिसाब से इंडिपेंडेंट हो, और एक्सटेंसिव जो मास पर डिपेंडेंट हो। मतलब देखो, मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरे पास एक जग मतलब एक बाउल में 1 लीटर पानी है और एक बड़े से बाउल में 10 लीटर पानी है, ठीक है, और मैं दोनों को हीट कर रहा हूँ और मेरा इरादा है उनको बॉईल करने का, पानी है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वो जो 1 लीटर वाला पानी है और वो जो 10 लीटर वाला बाउल का पानी है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 centi. 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सर, नो मैटर पानी 1 लीटर हो या 10 लीटर। इज दैट राइट? Yes, sir. इंटेंसिव Yes, यस प्रॉपर्टी, जी. सर। यानी कि टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इंटेंसिव है, कितना भी हो टेम्परेचर उतना ही रहना है। अब मुझे एक बात बताओ, जितनी हीट 1 लीटर पानी को देकर 100 पर लाओगे, क्या उतनी ही हीट देकर 10 लीटर पानी को लाओगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या ज्यादा लगेगी, कम लगेगी, क्या होगा? ज्यादा लगेगी. ज्यादा Yes, लगेगी। sir. ज्यादा लगेगी. जब 10 लीटर पानी होगा तो हीट एनर्जी उसको ज्यादा लगेगी, और जब 1 लीटर पानी होगा तो हीट एनर्जी कम लगेगी। तो हीट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो मास पर डिपेंड कर रही है। मास बढ़ेगा तो वो Yes, sir. ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, लेकिन टेम्परेचर इंटेंसिव है, टेम्परेचर फिक्स है, 10 लीटर हो या 1 लीटर हो। समझ लो बेटा, 10 लीटर हो या 1 लीटर हो, उस पर कोई फर्क नहीं आना भाई, वो उतना ही रहना है, 100 का 100।
क्लियर हो गई बात बेटा? ये है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। यस सर। कोई सवाल अभी तक? जी या सर। confusion? यस सर। ये नो सर। इंटरनल एनर्जी क्या होती है जो किसी सिस्टम के अंदर हो या फिर या आई मीन बॉडी के अंदर? इंटरनल एनर्जी बेटा किसी भी सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर, किसी भी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है दैट कैन बी रिलेटेड टू एंथैल्पी, दैट्स व्हाई। अच्छा हाँ, इंटरनल अच्छा। एनर्जी और किसी। सर, बोलो बोलो। यस सर, और बुक में एक और एग्जांपल लिखी हुई है, द क्रिप्स फ्री एनर्जी। गिब्स होगा, ये क्या होती है? गिब्स होगा बेटा वो। हाँ, गिब्स है। गिब्स फ्री एनर्जी बेटा, ये गिब्स फ्री एनर्जी का टॉपिक हमारे कोर्स में है नहीं, है बड़े इंटरेस्टिंग, और मुझे बड़ी हैरत होती है कि केमिस्ट्री में गिब्स फ्री एनर्जी ना फर्स्ट ईयर में कहीं ना सेकेंड ईयर में है। बेटा गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है जिसकी वजह से कोई रिएक्शन हो रहा होता है। मतलब हम समटाइम कहते हैं ना कि हम दो चीजों को मिलाया, रिएक्शन नहीं हुआ, तो इट इज बिकॉज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। मींस देखो, हर रिएक्शन के होने की एक एनर्जी होती है, फॉर एग्जांपल 100 जूल। अब अगर दो रिएक्टेंट मिलकर उतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं कि वो रिएक्शन हो जाए, तो वो रिएक्ट करेंगे आपस में, और अगर उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। इसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। यानी कि इट इज होल टू होल डिपेंडेड अपॉन दी व्हाट यू कैन से के रिएक्शन मैकेनिज्म, कि रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, इस चीज पर। यह है गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये मतलब मेन होती है रिएक्शन में एनर्जी, हाँ, जिसकी वजह से रिएक्शन है। बिल्कुल, ये बहुत मेन एनर्जी होती है, यानी कि कंसीडरेशन है, कोई ना कोई तो एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है ना। अब अगर तुम मुझसे बोलोगे अच्छा सर सर ये मुझे बताएं कि ये दो चीजें आपस में रिएक्ट क्यों नहीं कर रही, मैं क्या जवाब दूंगा? तो कहीं नहीं हो रही। एक साइंटिस्ट से गिब्स, उन्होंने कहा कि देयर इज सफिशिएंट एनर्जी फॉर ईच एंड एवरी सॉर्ट ऑफ रिएक्शन। If that sufficient energy is arranged by two reactant, then those reactant can react with each other. If not, then they cannot react with each other. It is simply called as Gibbs free energy. यानी कि अगर हो रही है तो हो रही है, नहीं हो रही तो नहीं हो रही, ये बात है ना? हाँ, मतलब अगर नहीं। एनर्जी उतनी हो रही है दो सब्सटेंसेस की के रिएक्शन हो जाए तो वो रिएक्ट करेंगे, नहीं हो रही तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, और इसी एनर्जी को गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ओके ओके सर। चलो, तो अब यहाँ तक आज की बात रहेगी, बाकी बात इंशाल्लाह फिर आपसे कल की क्लास में करेंगे, और कल से इंशाल्लाह हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आगाज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कल अल्लाह हाफिज़ सर।